नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एसआईआर से जुड़ी है, जहां उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम देखने को मिला है। 167 नए एआरओ की तैनाती की गई है। आयोग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं 70 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। अब प्रदेश में कुल 435 एआरओ संभालेंगे एसआईआर का काम। बीएलओ आउटरीच अभियान पर भी कड़ी निगरानी के निर्देश है। 167 नए एआरओ की तैनाती की गई है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती है। अब प्रदेश में कुल 435 एआरओ संभालेंगे एसआईआर का काम। मतदाता सूची शुद्धिकरण पर निर्वाचन आयोग का फोकस है। इसी के साथ एसआईआर को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर आपको एसआईआर से जुड़ी बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक कदम देखने को मिला है, जहां 167 एआरओ की तैनाती की गई है। नए एआरओ तैनात किए गए हैं। आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती होगी और कुल 435 एआरओ अब प्रदेश में एसआईआर का कार्य संभालेंगे। अभियान में कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश हैं। मतदाता सूची शुद्धिकरण पर अब आगे काम किया जाएगा। एसआईआर को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने की तैयारी राज्य में चल रही है। एसआईआर को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम देखने को मिला, जहां 167 नए एआरओ की तैनाती की गई है। आयोग की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना भी जारी है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती होगी और अब प्रदेश में कुल 435 एआरओ इसकी जो कार्यभार है, एसआईआर का कार्य है, वो संभालेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और जल्द ही एसआईआर को लेकर जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। प्रदेश भर में 435 एआरओ हो चुके हैं, जो जगह जगह जाकर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य करेंगे। एसआईआर को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने की तैयारियां चल रही हैं। बड़ा प्रशासनिक कदम इसी बीच देखने को मिला, जहां 167 नए एआरओ की तैनाती हुई है। आयोग की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी हुई। 70 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती हो गई है। अब प्रदेश में कुल 435 एआरओ एसआईआर का काम संभालेंगे। बीएलओ आउटरीच अभियान पर भी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूची शुद्धिकरण पर काम किया जाएगा। एसआईआर को समयबद्ध, समय पर और पारदर्शी तरीके से करने के भी अब कदम उठाए जा रहे हैं, निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम देखने को मिला है और नए 167 एआरओ की तैनाती हुई है, क्या कुछ आगे के अपडेट हैं? कब तक ये काम शुरू हो जाएगा एसआईआर को लेकर? देखिए प्रिया, जी। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर के अगर देखा जाए तो नया प्रशासनिक कदम उठाते हुए 167 एआरओ जो है तैनात किए गए हैं और ऐसे में अब इनकी जो जिम्मेदारी है वो 70 विधानसभाओं पर इस तरह से एसआईआर के गहन निरीक्षण को लेकर पुनरीक्षण को लेकर काम जी। होना है, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अगर देखा जाए तो अगर पहले जो तैनात किए गए थे 268 और उसके बाद अब 70 एआरओ तैनात किए गए थे, और अगर पूरी संख्या की हम बात करें तो 435 टोटल जो है एसआईआर को लेकर अधिकारियों की तैनाती हुई है। और अब ये इनका काम जो है वो 70 विधानसभाओं में पुनरीक्षण जो है करना होगा और उसको पारदर्शिता के तहत करना होगा। सभी से समन्वय बिठाकर करना होगा, चाहे वह राजनीतिक दल हो चाहे वे लोगों हो, उनको समझाना होगा कि आखिरकार ये एसआईआर क्या है, इसको करना कितना महत्वपूर्ण है। तो इसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है वो उत्तराखंड में अब देखने को जी। मिलेंगी और इसका गहन पुनरीक्षण जो है वो अब किया जाएगा। तो एसआईआर को लेकर जो तैनाती हुई है, निश्चित तौर पर इसको लेकर अब काम पूरी तेजी से होगा। और अगर हम जिलों वार की बात करें कि किस जिले में कितने तैनाती हुई है, तो उसकी भी अगर हम बात कर लें तो उसमें भी देखा जाए तो उत्तरकाशी में 11, चमोली में 20, रुद्रप्रयाग में 8 किए गए हैं, टिहरी में 12, देहरादून में 13, हरिद्वार में 19, पौड़ी गढ़वाल में 20, पिथौरागढ़ में 14, बागेश्वर में 3, अल्मोड़ा में 12, चंपावत में 6 और नैनीताल में 11, उधम सिंह नगर में 18। इस तरह से एआरओ की जो तैनाती है वो पूरी तरह से जो वहां पर की गई है, उससे जो है सीधे तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर एसआईआर का काम जो है अपारदर्शिता से करने के लिए कहा गया है। बीएलओ की जो तैनाती है उसमें भी उनसे काम लिया जाएगा, तो पूरी तरह से उन्हें समझाया जाएगा। उनकी जो जी ट्रेनिंग होनी बिल्कुल है वो बिल्कुल पूरी तरह योगेश, से कराई जाएंगी। एआरओ की तैनाती और भी की गई है, नए एआरओ को तैनात किया गया है। ऐसे में जनता में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? एसआईआर को लेकर क्या कुछ माहौल देखने को मिला?
देखिए क्योंकि एसआईआर एक बहुत महत्वपूर्ण है और जी। कई अन्य राज्यों में भी इसको कराया जा रहा है और उसको लेकर के जब अब उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की जा रही है तो निश्चित तौर पर जो है लोगों से संवाद करना, समन्वय बिठाना, इसके साथ साथ पारदर्शिता से काम हो, लोगों को समझाया जाए कि आखिर क्योंकि देखा गया है कि अमूमन कुछ जहां पर राज्यों में हुआ है वहां पर बीएलओज काफी जो है चिंतित इससे रहे, जी। लोगों के अंदर भी एक भय रहा कि आखिरकार कहीं उनकी वोट ना कट जाए। लेकिन इसको लेकर अगर देखा जाए तो 2003 की वोटिंग कहाँ रही है, उसके बाद जो नए जो युवा है जिन्होंने वोटिंग की है उनके जो पिता है उन्होंने वोटिंग 2003 में कहाँ की थी, इसको लेकर के पूरा जो प्लानिंग है, पूरी जो एक फॉर्म होता है उसको पूरी जो है अंकित करना होता है, पूरी तरह से वो समझाया जाता है और उसको लेकर के पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। देखना होगा कि जब इसकी तैयारी होती है, इसको समझाने का काम किया जाता है, ट्रेनिंग्स की जाती है, उसके बाद किस तरह से इसकी पारदर्शिता के साथ काम किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक दलों के साथ भी जो है बैठक जो है अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग की हो चुकी है, उसके बाद उनको भी इसके बारे में जी, जानकारी दी गई बिल्कुल, है। देखना बिल्कुल होगा कि योगेश, आने वाले विपक्ष वक्त की में तरफ से भी इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष के विरोध का जनता पे कोई असर देखने को मिल रहा है? देखिए विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष ने एसआईआर को लेकर चाहे वो सड़क की बात हो चाहे सदन की बात हो वहां पर विरोध किया और विरोध करने के बाद ये कहा गया कि लोगों की वोट जो है जानबूझकर काटी जा रही है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो लोग हैं जो उनका समर्थक है उनकी वोटों पर जो है थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है काटने पर जो है। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार लगातार कह रही है, भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से भी कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ निरीक्षण है कि जी। आखिरकार ये देखना हो रहा है कि 2003 में वोटिंग कहाँ हुई थी, कहाँ के वो रहने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है दो दो राज्यों में जो है उनकी वोटिंग बनी हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी वोट हो, शायद पता लगे उसके बाद जानकारी हो कि शहरी क्षेत्रों में भी वोट बनाई गई है, दो दो जगह पर वोट, यानी कि अगर देखा जाए तो एक से अधिक जगह पर अगर वोट है तो उसका पूरा मिलान जो है वो इस पुनरीक्षण एसआईआर के बाद हो जाएगा। तो यही जो है भारत निर्वाचन चाहता है। उससे पहले भी जो है 2003 की बात हो, 2004 की बात हो, 1997 की बात हो, उस दौरान भी जो है एसआईआर देखने को मिला। लेकिन इस बार एसआईआर को लेकर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि विरोध विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, उसके बाद सरकार भी इस पर अपना पक्ष रख रही है, जी। जो है निर्वाचन आयोग भी अपना पक्ष रख रहा है और अब इसकी शुरुआत उत्तराखंड में होने जा रही है। तो देखना होगा कि आखिरकार इसके परिणाम कैसे आते हैं और पारदर्शिता के साथ किस तरह काम करते हैं। जी। जी, बिल्कुल योगेश, देखना होगा क्या कुछ इसके परिणाम होते हैं और कितनी पारदर्शिता बरती जाती है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर नैनीताल से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल दौरा रहेगा। विंटर कार्निवल महोत्सव में वो प्रतिभाग करेंगे। सीएम के दौरे की जानकारी डीएम ललित मोहन ने दी है। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां नैनीताल में विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। विंटर कार्निवल महोत्सव में प्रतिभाग मुख्यमंत्री करेंगे। डीएम ललित मोहन ने इसकी जानकारी साझा की है और सीएम के आगमन को लेकर, सीएम के नैनीताल दौरे को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल में कई दिनों से विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी है। लोक नृत्य देखने को मिले, लोक परंपराओं से जुड़ी हुई कथाएं देखने को मिली, जिसके चलते आज भी मुख्यमंत्री नैनीताल पहुंचेंगे और वो विंटर कार्निवल में प्रतिभाग करने वाले हैं। विंटर कार्निवल महोत्सव में प्रतिभाग मुख्यमंत्री करेंगे, जहां वो जनता को संबोधित भी करेंगे। डीएम ललित मोहन ने इसकी जानकारी साझा की है और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल जाने वाले हैं, जिसके लिए वो जल्द रवाना होंगे। विंटर कार्निवल में वो प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें कि नैनीताल में कई दिनों से विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड से जुड़ी हुई, लोक संस्कृति से जुड़ी हुई नृत्य प्रस्तुतियां देखने को मिल रही हैं और लोक कलाकार भी इस कार्निवल में पहुंच रहे हैं और अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सुनील बोरा से। सुनील, मुख्यमंत्री का नैनीताल आगमन है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? सभी तैयारी लगभग पूरी कर दी जा चुकी है और लोगों में भी खासा उत्साह है, क्योंकि 7 साल बाद जो तकरीबन 5 से 7 साल बाद कार्निवाल हो रहा है और लोगों में खासा उत्साह है। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जो सोच है कि जो जिस तरीके से पर्यटक को बढ़ाने की सोच रहे हैं, जैसे चाहे वो सीजन के दौरान हो और प्रत्येक सीजन को बेचने की कोशिश कर, चाहे बरसात हो, जाड़ों हो या फिर गर्मियां हो, तो कैसे पर्यटक उत्तराखंड की ओर आकर्षित हो, इसके लिए वो जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं और
पहाड़ी लोगों को जो इस पूरे कार्निवाल में प्रोत्साहन बुलाया गया, साथ ही जो स्थानीय गायक हैं उनको भी अच्छा मंच दिया गया, जिससे कि जो पर्यटक नैनीताल जी में इस बिल्कुल समय क्रिसमस का सुनील, माहौल। विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है, आज समापन समारोह है, ऐसे में क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है, कैसा लोगों में माहौल देखने को मिल रहा है? बीते दिन एक विवाद की खबर भी सामने आई थी, उसको लेकर क्या कुछ है? पहले दिन जो विवाद हुआ था वो जी पहाड़ी लोगों के द्वारा हुआ था और लोकल के आपस में कुछ कहा सुनी के चलते वो विवाद हुआ था। उसके बाद से प्रशासन और मुस्तैद हो गया, वहाँ सुरक्षा तंत्र बढ़ाया गया, जिसके बाद कल का जो प्रोग्राम था वो बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से संपन्न हुआ। लोग झूमे और इस कार्निवाल का खूब लुत्फ उठाया। और बात करें आज की तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है और कहीं ना कहीं जो जी आज जो प्रोग्राम होना है जिसमें एक पांडव बैंड है जो उत्तराखंड से ही है, गढ़वाल से है, वो आज धूम मचाने वाला है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सुनील हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां दून बासमती और पोषक आटा उत्पादों की लॉन्चिंग की गई है। पारंपरिक कृषि और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की ये पहल है। सीडीओ अभिनव शाह ने इन उत्पादों का शुभारंभ किया। महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन ने ये उत्पाद तैयार किए हैं। एलांस ब्रांड के तहत बाजार में ये सारे उत्पाद उपलब्ध होंगे। 2500 से अधिक महिलाओं को इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां महिलाओं के द्वारा पारंपरिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ये पहल है, जहां दून बासमती और पोषक आटे के उत्पादों की लॉन्चिंग हुई है। महिलाओं के द्वारा इन उत्पादों का जो कृषि है, खेती है, वो की गई थी, जिसकी सीडीओ अभिनव शाह ने शुभारंभ किया है। महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन ने ये सारे उत्पाद तैयार किए हैं और बाजार में एलांस ब्रांड के तहत ये उपलब्ध होंगे। 2500 से अधिक महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये अच्छी पहल है, जहां महिलाओं के द्वारा दून बासमती और पोषक आटे के उत्पाद तैयार किए गए, इनकी खेती की गई, कृषि की गई। पारंपरिक कृषि और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की ये पहल है। सीडीओ अभिनव शाह ने इन उत्पादों का शुभारंभ किया। महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन ने ये उत्पाद तैयार किए हैं, जो उत्पाद हिलांस ब्रांड के नाम से हिलांस ब्रांड के तहत बाजार में उपलब्ध हो सकेंगे। 2500 से अधिक महिलाएं इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रही हैं। ये एक अच्छी पहल है, जहां पारंपरिक कृषि, खेती और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी पहल की गई है। जहां महिला क्लस्टर फेडरेशन की ओर से ये उत्पाद तैयार किए गए हैं, जो हिलांस ब्रांड के तहत बाजार में उपलब्ध होंगे। 2500 से अधिक महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। दून बासमती और पोषक आटे के उत्पादों की लॉन्चिंग की गई, जहां पारंपरिक कृषि और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की ये पहल है। सीडीओ अभिनव शाह ने इन उत्पादों का शुभारंभ किया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन की तरफ से ये जो उत्पाद हैं वो तैयार किए गए हैं। हिलांस ब्रांड की तरफ से के तहत ये सारे जो उत्पाद हैं ये बाजार में आपको उपलब्ध हो सकेंगे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये जो पैकेट्स हैं हिलांस ब्रांड के तहत इनकी पैकेजिंग की गई है। इनमें जो पारंपरिक मिलेट्स आटा है और दून बासमती है वो उपलब्ध हो सकेगा बाजार में। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का आगाज शोभा यात्रा के साथ हो गया। सर्वे मैदान से आयोजित शोभा यात्रा घंटाघर मॉल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विंटर लाइन कार्निवल का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित विंटर लाइन कार्निवल को पहाड़ के गांधी इंद्रमणि बडोनी को समर्पित किया गया है। 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ ही बॉलीवुड के सितारे भी अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं मॉल रोड में फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय उत्पादों के साथ ही पहाड़ की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने कहा कि विंटर लाइन कार्निवल स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। वहीं मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्वती गांधी इंद्रमणि बडोनी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है और आज उनकी बदौलत है कि मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड आंदोलन के महानायक जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की थी,
जिनको पहाड़ का गांधी भी कहते थे, उनको नमन करने हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम रजत जयंती वर्ष में गुजर रहे हैं। 25 साल हमारे उत्तराखंड को हो गए हैं और ये राज्य का निर्माण अगर हुआ है तो उसमें बडोनी जी के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। विधायक के रूप में, निर्दलीय विधायक के रूप में भी, कांग्रेस के विधायक के रूप में भी और एक आंदोलनकारी नेता के रूप में भी जो उन्होंने मिसाल कायम की है, हम सबके लिए अनुकरणीय है। और इस बार हमने इसीलिए विंटर लाइन कार्निवाल की शुरुआत, क्योंकि अगर ये राज्य नहीं बना होता, छोटी छोटी विधानसभा नहीं होते, तो विंटर लाइन कार्निवाल यहाँ पर नहीं हो रहा होता। जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारी यहाँ पे प्रोसेशन भी चल रहा है, जो शोभा यात्रा से हमारी शुभारंभ होती है विंटर कार्निवल की, वो हो चुकी है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ऑफिशियल उद्घाटन अभी हमारे कुछ ही क्षणों में इसके बाद करेंगे। और जैसा कि हमारी मुख्य थीम है सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड, रजत जयंती जो समारोह हमारा हो रहा है वर्ष, उसी क्रम में बिल्कुल हमने अपना खंडी संस्कृति के अनुसार इस कार्निवल का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यतः हमारी संस्कृति बट थोड़ा थोड़ा मॉडर्न जो फ्यूजन है वो भी हमने इंक्लूड किया ताकि हर सभी को महसूस हो इस कार्निवल से जुड़ा। ये शोभा यात्रा निकाल करके विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है और इस बार आपने देखा होगा मॉल रोड पे सारे स्टॉल्स भी लग गए हैं, लोकल लोगों का ज्यादा पार्टिसिपेट है उसमें। और दूसरी बात, अभी 3:30 बजे के आसपास माननीय मंत्री जी आएंगे जो विधिवत रूप से कार्निवल का उद्घाटन करेंगे। और इस बार लोकल कार्यक्रम, जो लोकल जो कल्चर है उसको दिखाने की भरपूर कोशिश की जाएगी कार्निवल के माध्यम। हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने एसआईआर का विरोध करते हुए केंद्र की मंशा पर सवाल उठाए। प्रेस क्लब हरिद्वार में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अफाक अली और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई थी, सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जनगणना कराई जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार एसआईआर कर लोगों को बेवजह के काम में उलझा रही है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा। सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि 2011 की जनगणना पे देश को चलाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए केंद्र को भी और राज्य को भी कि कम से कम जनगणना तो करा ले, आगे बढ़ने की बात। फिर इसके अलावा आधार कार्ड की सेट बंद पड़ी, राशन कार्ड का कोटा पूरा बता रहे हो गया, उसकी सेट बंद पड़ी, 1 यूनिट तक नहीं बढ़ पा रहा। रजिस्ट्री ऑफिस में फीस जो है डबल कर दी। इधर उधर गली मोहल्लों से जो है लुटाई करके जो है सरकार अपना पेट पाल रही है। खनन, शराब और इसके अलावा भी सारे डिपार्टमेंटों को लगा दिया कि भाई वसूली करके लाओ और सरकार की जेब भरो। है ना आपको कि दीपावली पर जब एक नकारा निकम्मे बाप से बच्चों ने कपड़े और मिठाई का सवाल किया तो उसने दीपावली से 1 दिन पहले ही पत्थर फेंक के जो है झगड़ा कर दिया, जेल चला गया। अब बच्चे मिठाई कपड़ा भूल के जो है पापा की जमानत के लिए कागज ढूंढ रहे हैं। इसी तरह एसआईआर में 2003 की लिस्ट ढूंढ रहे हैं। कहाँ से लाओगे 2003 की लिस्ट? फिर उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1 महीना एसडीएम और बीडीओ और डीडीओ और वकीलों के चक्कर काट रहे। सरकार केवल उलझा रहे है कि बेटा डिमांड मत करो, कागज ढूंढो। तुम्हें यहाँ रहना है हिंदुस्तान में तो कागज तलाश करो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इसे तलाश मत करो। इसे मांगोगे तो फिर दूसरे कागज में उलझा देंगे। अभी तो 2-3 कागज में उलझा। काशीपुर में मुस्लिम राष्ट्र मंच ने अपने 23वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी मनाई और सामाजिक सद्भाव के प्रतीक दरगाह बुलंद शाह बाबा पर चादर पेशी कर देश की शांति, आतंकवाद से मुक्ति और खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान भी चलाया गया। राष्ट्रीय संयोजक तुषार कांत हिंदुस्तानी और क्षेत्र संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने 2047 के अखंड भारत का संकल्प दोहराते हुए कहा कि संगठन का मूल उद्देश्य प्यार, भाईचारा और हम सब हिंदुस्तानी है के भाव के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को 23 साल पूरे होकर 24वें साल में प्रवेश कर गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आतंकवाद मुक्त, दहशत मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्प लिया है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सप्ताह जो है सेवा के रूप में मनाया जा रहा है।
हमारे कार्यकर्ता हर स्टेट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच विगत 23 वर्षों से भारत, भारतीयता और भारतीय पहचान को मजबूत करने के लिए काम करता आ रहा है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को 23 वर्ष पूरे होकर के 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से पूरे देश से एक निवेदन है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हम सब अपनी हिंदुस्तानियत को, अपने हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आने वाले 2047 के भारत का संकल्प लें। वह भारत जो पूरे विश्व को भयमुक्त, जो सबको शांति, प्रेम और मोहब्बत दे सके, ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें। यही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 24वें वर्ष में एक सद संकल्प है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर देहरादून पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी दून ने सुरक्षा और यातायात तैयारियों का जायजा लिया। एसएसपी ने देर रात ड्यूटी पॉइंटों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। वहीं शहर के प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संदिग्धों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के सीमांत विकास खंड भटवाड़ी की पहली बैठक में स्थानीय विधायक और जिला अधिकारी की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र से लेकर जिला स्तरीय मुद्दे उठाए। इस दौरान जंगली जानवरों के हमले, सड़क और पेयजल में हो रही लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा किया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि जिले में बैठे अधिकारी फोन उठाने को तक तैयार नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान कहां से होगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जिले में नेटवर्क की समस्या है। पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है और हमारे सभी सम्मानित जो प्रधान क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत चुनकर आए हैं, उनकी प्रथम बीडीसी की बैठक है, तो उनको बधाई देने भी आया हूँ, उनकी समस्या को सुनने भी आया हूँ कि लगातार निरंतर सरकार जिस तरह से पंचायतों के साथ और पूरे गंगोत्री विधानसभा के लिए हम विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी तमाम, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे नहरों की बात हो, अरबों रुपए की सड़क जो है गंगोत्री विधानसभा में स्वीकृत हुई हैं। तमाम हमारी नाबार्ड से नहरें बन रही हैं। जल मिशन के अंदर जो है, जो छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, जो हमारे तमाम प्रधान क्षेत्र पंचायत इस बीडीसी के माध्यम से यहाँ पे रखते हैं, विभागीय अधिकारियों से हमने ये अनुरोध किया है कि उनको तत्काल निराकरण करें और जो शासन से संबंधित है उनको मैं निराकरण कराने का प्रयास करूँगा। तो ये हमारा एक होता है, क्योंकि ये प्रथम सदन है और जो हमारे प्रधान क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जो बात उठाते हैं, वो बड़े अधिकारी उसको गंभीरता से लें और उसको जो है निराकरण कराने का प्रयास करें। ब्लॉक भटवाड़ी की प्रथम बीडीसी बैठक है नए सदन के गठन होने के पश्चात, और सभी ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत सदस्य, विधायक जी, मैं प्रमुख साहब, सभी लोग उपस्थित हैं, विभाग भी उपस्थित हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप हमेशा रहता है और हमेशा एक सुधार की भी चांसेस बने रहते हैं, उसमें हम लोग काम भी करते रहते हैं। तो ये जो बैठकें हैं, ये बेसिकली वही एक मंच है जहाँ पर व्यक्ति अपने गांव में, उसके सामने हर एक विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट, मैं भी जब अभी मैं सुन रहा था, जैसे पीडब्ल्यूडी की बात थी, उद्यान की थी, समाज कल्याण की बात थी, सूचनाओं का जो आदान प्रदान है, मेनली दिक्कत उसकी है। तो सूचना के आदान प्रदान में हमें टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी, चाहे वो पंचायत स्तर पे हो, चाहे मेरे विभागीय स्तर पे हो, अगर इसको हम जितना जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे, उतना हमारा काम की गति आगे बढ़ेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।